स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वाली वीडियो में पढ़े थे बीडीएनए और जेडीएनए के बीच में डिफरेंसेस। अब हम लोग उससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कुछ नई चीज़ सीखने की भी कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो चले हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक नई जानकारी के रूप में अगर डालें यहाँ पे, तो जो डीएनए है ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्राइडरिच मिक्सचर। फर्स्ट आइडेंटिफाइड या आइसोलेटेड भी लिख सकते हैं, फर्स्ट आइसोलेटेड, इन्होंने आइसोलेट भी किया था। अब कहते हैं किससे आइसोलेट किया था, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम WBC। WBC से इन्होंने क्या किया था, डीएनए को फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था यहाँ पर। ये तो ये एक नई जानकारी है। अब अगर हम लोग बात करें, और इन्होंने जो नाम लिखा था, एक्चुअल में जो आइडेंटिफाई किया इन्होंने डीएनए को, तो इसका डीएनए नाम इन्होंने नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने जो नेम लिखा था वो न्यूक्लियन लिखा था। और इस न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड कहने वाले, न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया गया वो अल्टमान के द्वारा दिया गया। तो ये एक हम लोग यहाँ पे नई जानकारी के रूप में सीखे कि डीएनए जो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था वो फ्रेडरिच मिक्सचर के द्वारा, किससे, WBC से, और उसका नाम उन्होंने लिखा था क्या, न्यूक्लियन। जिसको निकाला उन्होंने WBC से, उस पार्टिकल्स, उस चीज़ को उन्होंने नाम दिया क्या, न्यूक्लियन, जिसको बाद में फिर न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया गया अल्टमान के द्वारा। अगर अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लास्ट डे हम लोग देखे थे कि जो डीएनए बना हुआ किससे है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ था, सर्टेन बेसेस होते थे उसमें। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा देखेंगे नंबर ऑफ बेसेस, कुछ ऑर्गेनिज्म में कितने बेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अगर हम लोग यहीं पे अगर लिखने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियोफाज, जो एनसीईआरटी में भी लिखा है, इसलिए हम इसे मेंशन कर रहे हैं। ये बैक्टीरियोफाज 5x124। अब ये एक्चुअल में ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, और इसमें टोटल जो बेसेस है वो 5386 बेसेस की संख्या है ये। उसी ढंग से दूसरा है बैक्टीरियोफाज लैम्डा, बैक्टीरियोफाज, और ये डबल स्टैंडर्ड है डीएनए, और इसमें 48,502 बेस पेयर्स होते हैं इसमें। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, बेस पेयर होंगे, डबल स्टैंडर्ड है तो ये बीपी। इसके बाद हम लोग इकोलाई की बात करें, ये सब एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए डेटा को आपको ब्रेन में रखना होगा। अब इकोलाई जो है ये भी कैसा है, तो डबल स्टैंडर्ड है, यानी DSDNA लिखेंगे, और इसमें जो बेस पेयर की संख्या है वो 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। वहीं अगर हम लोग हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन की बात करें, अगर हैप्लॉइड सेल की बात कर रही है, तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है। यही अगर हैप्लॉइड की जगह अगर डिप्लॉइड कर दे, तो देखिए यहाँ प्लॉइडी लेवल डबल हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। तो ये डेटा था, जस्ट आपको ये ब्रेन में रखना होगा, एनसीईआरटी ने लिखा है, तो आपको इसको ब्रेन में हमेशा रखना होगा, कंजर्व करना होगा इसे। ये तो देखिए इस बार कहीं ना कहीं यही डेटा पूछा था, इस बार जो नीट 2020 में यही था, इसी का डेटा देकर पूछा था कितना मीटर होगा लेंथ इसका, तो 2.2 मीटर ये एनसीईआरटी भी मेंशन किया है यहाँ पे ये। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया इस बार, तो इसलिए इस डेटा को आप क्या करेंगे, ब्रेन में रखेंगे ये। तो ये सब एक क्या हो गया, जानकारी के रूप में यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि जनरली क्या होता है कि डीएनए जो होता है, हम लोग पढ़े अभी थे लास्ट डे कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जिसमें कि डीएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है। तो चलिए इस एक्सेप्शन को भी हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। तो यूजुअली क्या होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड भी है। तो यूजुअली क्या होता है, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे ये। अब एक्सेप्शन के रूप में अगर जाने हम लोग, तो अभी भी लिखे थे आपको 5x124 बैक्टीरियोफाज जो था, जो सिंगल स्टैंडर्ड है बैक्टीरियोफाज, जिसमें अभी लिखे थे 5386 बेसेस प्रेजेंट थे। दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे
M13 बैक्टीरियोफाज, इसके बाद S13 कोलीफाज, इसके बाद पार्वोवायरस। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कैसे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इनके पास है प्रेजेंट, ये एसएसडीएनए बोलते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो एक्सेप्शनली ये है। तो जनरली क्या होते हैं डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, इसलिए चारगप्स रूल फॉलो, इनमें चारगप्स रूल अप्लाई नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या इसका एग्जांपल देकर के पूछेगा क्या इनमें चारगप्स रूल अप्लाई होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि चारगप्स रूल डबल स्टैंडर्ड में ही क्या होता है, अप्लाई होता है यहाँ पे ये। तो ये चीज़ था। इससे अब आगे हम लोग सीखें और इससे आगे की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो बेसेस हैं डीएनए के जो फॉर्मेशन कर रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को फॉर्मेशन कर रहा है, तो आपको पता हो चुका है कि डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, उसमें बेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखा गया कि इंसर्टेड डीएनए में, लिखते हैं यहाँ पे कि इन सर्टेन डीएनए क्या होता है, तो बेस सीक्वेंसेस आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, जैसे कितना, तो 100 to 1000 टाइम्स, इतने टाइम्स क्या होता है यहाँ पे रिपीट देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये रिपीटेशन होता क्या है डीएनए के अंदर, तो आप देखिए डीएनए को हम यहाँ पे बनाते हैं, जस्ट ये डबल स्टैंडर्ड एक डीएनए है, इसको मार्किंग करते हैं यहाँ पे। ये हो गया 5' एंड, ये 3' एंड, और ये हो गया 5' है, तो ये 3' और ये 5' एंड हो गया। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आप जानते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा, एक स्ट्रैंड है, तो ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा। अब ये क्या होगा, इसमें बेस शुगर फॉस्फेट होंगे, तो जस्ट हमें बेस की बात करना है, क्योंकि सर्टेन बेसेस क्या होते हैं यहाँ पे, सर्टेन डीएनए में बेसेस जो होते हैं, और सर्टेन बेसेस की बात करेंगे यहाँ पे। ये सर्टेन डीएनए में क्या होता है, सर्टेन बेसेस जो होते हैं काफ़ी रिपीट करते हैं ये, जैसे यहाँ पे ए, टी और जी लिखें, तो यहाँ क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री में टी, ए और सी। इस ढंग से देखिए ये यहाँ पे कुछ अलग होगा, लेकिन फिर से देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा है ये ए टी जी, फिर यहाँ पे ये टी ए सी, फिर यहाँ पे ए टी जी, फिर यहाँ पे टी ए सी। तो इस ढंग से मेनी टाइम्स क्या हो रहा है, एक डीएनए जो है लीनियर हमारे पास डबल स्टैंडर्ड, उसमें कई बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये। और क्या ये रिपीटेशन किसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करें, तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, तो देखिए ये प्रोकैरियोटिक जैसे जो लाइफ है उनमें ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, रिपीटेशन नहीं पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, इसका मतलब क्लियर हो गया ये कि ये यूकैरियोटिक लाइफ में ही क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। अब यूकैरियोटिक लाइफ में जैसे अब हम लोग ह्यूमन्स ही हैं, तो ये हम लोग में भी होता है ये, यानी एग्जांपल्स में अगर हम लोग बात करें, जैसे ह्यूमन अगर हम लोग देखें तो हम लोग में 30% क्या है, तो रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। उसी ढंग से ड्रोसोफिला की अगर बात करें यहाँ पे, ड्रोसोफिला, तो उसमें भी लगभग 25% क्या है, रिपीटेशन है। और यही अगर माइस में करें तो उसमें डिफरेंटली बोलते हैं, कुछ जो है जैसे 10% जो हुआ हाईली रिपीटेड है, 20% जो हुआ मॉडरेट हुआ, और फिर 70% जो हुआ वो सिंगल कॉपीज होते हैं ये। तो माइस में भी देखा गया डिफरेंटली ये रिपीटेशन की वैल्यू वहाँ पे देखा जाता है ये। तो ये था यहाँ पे रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे ये पता चला कि जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है उसमें सर्टेन बेसेस जो है कई बार रिपीट हो सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड। इसके बाद आगे हम लोग अब बढ़े, यहाँ पे एक और नए टर्म है यहाँ पे, जैसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। तो चलिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है, तो बोलते हैं कि जो डीएनए डबल हेलिक्स है इसमें बेस सीक्वेंसेस जो है वो एक स्टैंड में जस्ट क्या होगा, सिमिलर होगा इन क्या होगा, अदर स्टैंड इन क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑर्डर। जैसे क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस। क्या है यहाँ पे पैलिंड्रोमिक, तो पैलिंड्रोमिक बोलते हैं कि इन डीएनए डबल हेलिक्स
certain base sequences in one polynucleotide chain are similar to other polynucleotide chain. In reverse order पे, जैसे समझेंगे यहाँ पे ये, अब ये एक देखिए यहाँ पे हमने डीएनए बनाया, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 3 डैश और ये 5 डैश। अब यहाँ पे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो बेस सीक्वेंसेस होगा वो सिमिलर होगा दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में इन रिवर्स ऑर्डर में। जैसे एग्जांपल्स में ये GAATTC लिखा हमने यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से पढ़ रहे हैं क्या है बेस सीक्वेंसेस, GAATTC। अब यही बेस सीक्वेंसेस जो होगा इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में रिवर्स ऑर्डर में सिमिलर आएगा। जैसे अब देखिए C का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यहाँ G आएगा, T का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, A आएगा, फिर T है तो A आएगा, यहाँ A का T आएगा और C आएगा। देखिए अब यहाँ पे GAATTC, फिर यहाँ देखिए GAATTC, तो दिस वन इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसको क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाएगा ये। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हुआ। तो डीएनए में क्या मिलता है, हमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी मिलता है। अब देखिए इस तरह की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का यूज़ काफ़ी किया जाता है, कहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी में। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करने के लिए जो एंजाइम का यूज़ किया जाता है उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं, देखिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है दैट इज यूज फॉर द कटिंग ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये किसको कट करता है, ये तो कट करता है पैलिंड्रोमिक को, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये क्या करेगा, कट करता है ये। दैट इज द स्पेसिफिक एंजाइम टू यूज टू कट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काफ़ी वाइड यूज़ किया गया, कहाँ, तो क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, वहाँ पे ये। तो ये सारे चीज़ को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग नोन हो गए ये चीज़ क्या होता है, यानी पैलिंड्रोमिक क्या है और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हुआ ये कट करने के लिए, सीक्वेंसेस को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका वाइडली यूज़ कहाँ किया गया, तो बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यानी हम लोग बचपन में भी ऐसा कुछ सिखाया जाता था कि इधर से पढ़े तो वही, उधर से पढ़े तो वही चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे आप हमें पैलिंड्रोमिक के रूप में मिल रहा है, स्पेसिफाइज हो गया यहाँ पे क्या है ये। अब इससे आगे हम लोग कुछ और सीखेंगे यहाँ पे थोड़ा। जैसे अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे डीनेचर और यानी डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन क्या होता है। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन अब क्या होता है, तो देखिए डीनेचुरेशन क्या होता है कि ऑन हिटिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए there is breaking of hydrogen bond resulting DNA get single stranded क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। अगर हम लोग हिट करते हैं किसी डीएनए को तो इस हिटिंग के वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा और क्या हो जाएगा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। यानी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। और इस तरह का जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, यानी सच डीएनए जिसको सिंगल स्टैंडर्ड जो बना है, सच डीएनए को क्या बोलेंगे, डीनेचर्ड डीएनए कहेंगे, डीनेचर्ड डीएनए।
तो जो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया डबल स्टैंडर्ड से उसको क्या बोलेंगे, डीनेचर्ड कहेंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन बोलेंगे। ये जैसे यहाँ पे अगर हम लोग दिखाएं कि ये हमारे पास देखिए अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये, यानी ये 5' होगा, ये 3' होगा, तो ये क्या होगा, ये 3' तो ये 5' होगा। अगर इसे हिट किया गया, क्या किया गया, हिट किया गया, तो क्या होगा, देखिए ये दोनों स्टैंड अलग हो गया। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द डीनेचर्ड डीएनए। ये क्या कहलाएगा, डीनेचर्ड डीएनए कहलाएगा। इसी को डीनेचर्ड डीएनए कहेंगे ये। तो आप अब क्लियर हो गया होगा कि हिट करने पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है ये। तो लगभग हम लोग बोलते हैं कि 90 डिग्री या 94 डिग्री तक हीटिंग किया है तो क्या होता है, ये लगभग अलग हो जाता है यहाँ पे ये। तो ये डीनेचुरेशन था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रीनेचुरेशन का भी, क्योंकि सिमिलर टर्म्स है, तो रीनेचुरेशन थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर जब यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, जब इसे हम लोग कूलिंग कर दें, यानी फिर से ठंडा कर दे, अगर यानी कूल कर दे इसे, तो फिर से ये क्या होगा, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रीनेचुरेशन। तो ऑन कूलिंग क्या होगा, तो ऑन कूलिंग जो क्या है, डीनेचर्ड डीएनए गेट क्या होगा, फिर से क्या होगा, फॉर्मिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गेट क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। तो रीनेचुरेशन देखिए ये क्या कहलाएगा, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये डीनेचुरेशन था ये, तो ये क्या कहलाएगा, रीनेचुरेशन। ये क्या कहलाएगा, रीनेचुरेशन। तो यहाँ क्या हो गया, डीनेचुरेशन, यानी हिट करते हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड होना डीनेचुरेशन हो गया, और जब उसे कूल करते हैं तो क्या हो गया, रीनेचर कर जाएगा। यानी जब ठंडा कर देंगे इसे, तो फिर यहाँ पे चांसेस क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, और जब फॉर्म करेगा तो फिर से ये क्या हो गया, डबल स्टैंड फॉर्म आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रीनेचुरेशन कहेंगे। तो जस्ट क्या हो गया, डीनेचुरेशन का अपोजिट कहेंगे, यहाँ हिट करते हैं और जब कूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड बिकम्स डबल स्टैंडर्ड। तो ये था यहाँ पे डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन की बात करते हैं यहाँ पे। लेकिन एक टर्म आता है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, जिसका हमने डिस्कशन आज से पहले भी वाले वीडियो में किया था यहाँ पे ये। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो हमने उस दिन आपको अगर याद होगा, यानी आपके मेमोरी में अगर होंगे तो थोड़ा सोचिए, यहाँ पे हमने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, एक्चुअल में हीट करने पे, यानी जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं ये। तो मेल्टिंग पॉइंट एक टर्म है यहाँ पे ये। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, तो मेल्टिंग पॉइंट किसको कहेंगे कि टेम्परेचर एट विच क्या होगा यहाँ पे, तो ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस। जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकिंग शुरू हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। और ये मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि G ट्रिपल बॉन्ड C और A डबल बॉन्ड T किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। तो उस दिन भी हमने आपको बताया था कि एक गिवन डीएनए में अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता चल गया कि अगर इसमें 90 हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक डीएनए है जिसमें 80 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा यहाँ पे ये। तो ये था। इसके अलावा एक और यहाँ पे टर्म है, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, तो उसे भी हम लोग देखते हैं, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। अब जनरली हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो नॉर्मल डीएनए है उसका जो लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो लगभग 2600 nm है, सॉरी 2600 एंगस्ट्रॉम के लाइट को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली
क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है एब्जॉर्ब कितना, तो 2600 एंगस्ट्रॉम एब्जॉर्ब लाइट लिखते हैं, एब्जॉर्ब लाइट वेवलेंथ वेवलेंथ कितने का, वेवलेंथ का, तो ऑफ 2600 एंगस्ट्रॉम का। बट देखिए ये नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड की बात करें, बट डीनेचर्ड डीएनए, यानी डीनेचर्ड डीएनए कहने का मतलब दैट बिकम सिंगल स्टैंडर्ड, वो क्या हो चुका है, सिंगल स्टैंडर्ड। एब्जॉर्ब मोर देन 2600 एंगस्ट्रॉम, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं ये। तो ये हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कहता है, यानी जनरली 2600 एंगस्ट्रॉम के लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है नॉर्मल जो डीएनए हो गया, लेकिन अगर उससे हम लोग डीनेचर कर दे तो वो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, तो मोर देन 2600 एंगस्ट्रॉम से क्या होगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, दिस इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। तो ये था यहाँ पे ये। अब इसके आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे आगे जो हम लोग का यहाँ पे पढ़ना है वो है क्या, कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। जो हम लोग 11th में भी कहीं ना कहीं एक टॉपिक बैक्टीरिया का था, वहाँ पे अल्टीमेटली उस चीज़ को हम लोग पढ़े थे, अब उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग रिपीट करते हैं। वहाँ कुछ और हम लोग पढ़े थे, कुछ हमारा वहाँ पर्पस कुछ और था दिखाने का, उसको अब यहाँ पे हमें पर्पस को चेंज करना, लेकिन एक्सपेरिमेंट सेम है वो। तो हम लोग यहाँ पे अब आगे पढ़ेंगे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। चलिए हम लोग देखते हैं, हम यहाँ पे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल का जो काम करता है, इससे पहले अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, तो एक्चुअल में जो पहले कंसेप्ट जो था वो ये था कि आरएनए जो है वो एज ए क्या है, जेनेटिक मटेरियल था, ये माना जाता था। आरएनए को क्या बोलते थे, जेनेटिक मटेरियल कहते थे, क्योंकि बहुत सारे हमारे बॉडी में यानी सेल में जो है रिएक्शन चलते हैं जिसमें आरएनए एज ए कैटलिस्ट का काम करता है, वहाँ पे एक एंजाइम की तरह काम करता है, यहाँ पे जैसे राइबोजाइम आप नाम सुने होंगे। तो आरएनए ने किसका काम कर रहा था, ये कैटलिस्ट का काम करने के वजह से, अब आप बुझिए कि जब कैटलिस्ट मतलब यहाँ पे एंजाइम समझेंगे, तो जब ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये इट मीन्स ये क्या था, रिएक्टिव था। कैसा था ये, रिएक्टिव था, और जब रिएक्टिव होगा तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, चेंज कर सकता है ये। तो ये आरएनए जो था वो चेंज कर जा रहा था, लेकिन पता चला कि ये कहीं ना कहीं क्या है, चेंज है, इसका मतलब चेंज जब हो रहा है यानी चेंज हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, अनस्टेबल इसे माना जाने लगा कि आरएनए जो है वो अनस्टेबल है। बाद में जो हुआ क्या कि आरएनए से ही कहीं ना कहीं इवॉल्व हुआ कौन, डीएनए। अब डीएनए जो इवॉल्व हुआ ये क्या था, स्टेबल था। क्या था ये, स्टेबल था। अब कहते हैं स्टेबल क्यों था, क्योंकि एक तो ये हम लोग देखें ये डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन था, ये 2 स्टैंड यानी 2 स्टैंड का बना होता था ये, तो ये डबल स्टैंडर्ड था, और इसके पास कैपेसिटी था क्या, रिपेयरिंग का, रिपेयर था ये, यानी ये चेंज नहीं करता था। अगर इसमें कुछ किसी तरह का कुछ त्रुटि भी हुआ अगर, तो अपने आप को ये रिपेयर करता था और अपने आप को बदलता नहीं था, इसलिए डीएनए को क्या माना गया, स्टेबल। और जब डीएनए स्टेबल हो गया तो कहीं ना कहीं अब इसी को क्या माना गया कि डीएनए ही क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है। लेकिन डीएनए के पहले जो कॉन्सेप्ट था वो आरएनए को एज ए जेनेटिक क्या हो गया, मटेरियल के रूप में माना जाता था। लेकिन अब नाउअडेज अब हम लोग बोलेंगे डीएनए क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, क्योंकि आरएनए क्या है, अनस्टेबल है, और डीएनए क्या है, वो स्टेबल है ये। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ये सबसे पहले प्रूफ किया गया था किसके द्वारा, तो बोलते हैं एफ ग्रिफिथ के द्वारा। एफ ग्रिफिथ कब किए थे ये, तो 1927-28 में इन्होंने
ये प्रूफ किया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम किया था। और उनके एक्सपेरिमेंट का जो नाम था, एक्सपेरिमेंट का जो नाम था उसका बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं यहाँ पे ये। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या किया था, प्रूफ किया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने करने के लिए यहाँ पे लिया था किसको, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक तो इन्होंने माइस को लिया था, यहाँ पे माइस को लिया था। अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि बैक्टीरिया जो था उसका उन्होंने 2 स्ट्रेन का यूज़ किया था। किसको, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का इन्होंने 2 स्ट्रेन का यूज़ किया था, एक बोलते हैं S3 और एक बोलते हैं R2। यानी यहाँ पे हम लोग बोले यहाँ पे कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो बोलते थे उसका इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया था ये, जिससे बोलते हैं हम लोग क्या, तो जनरली निमोनिया के केसेस होते थे। तो इस बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन उन्होंने यूज़ किया, S3 और R2। अब S3 जो था ये डिजीज़ काउजिंग था, ये डिजीज़ काउजिंग था ये। अब डिजीज़ काउजिंग वाले को हम लोग बोलते हैं कैसा, तो वायरुलेंट भी कहते हैं, जबकि ये कैसा था, नॉन वायरुलेंट था ये, यानी ये डिजीज़ काउज नहीं करता है। तो ये 2 स्ट्रेन इन्होंने यूज़ किया था ये। अब इन्होंने क्या किया, इस माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे प्रूफ करना चाहा कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे इन्होंने कैसे माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट को। इन्होंने एक एक करके इस दोनों बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तो यहाँ पे अगर सीक्वेंस में हम लोग देखें तो सबसे पहले इन्होंने देखिए इस माइस को यहाँ पे R2 जो था वो इंजेक्ट किया यहाँ पे R2 इंजेक्टेड किया गया। तो देखा गया कि ये जो माइस है, ये माइस बना रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये माइस, आप भी शायद ऐसे ही बनाते होंगे। तो देखिए ये माइस जो है वो सरवाइव कर गया, यानी डेथ नहीं हुआ, यानी इसमें कोई डिजीज नहीं हुआ, क्योंकि R2 जो था वो नॉन वायरुलेंट था। इसके बाद सेकेंड में इन्होंने क्या किया, इसी माइस को यहाँ पे S3 इंजेक्ट किया, S3 इंजेक्टेड। जब इन्होंने S3 इंजेक्ट किया तो पता चला कि ये माइस जो है वो क्या हो गया, देखिए इसका डेथ हो गया, ये पैर ऊपर कर दिया इसका। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, माइस का डेथ हो गया, यानी इसके अंदर डिजीज हुआ और इस माइस का डेथ हो गया, क्योंकि S3 क्या था, डिजीज कॉजिंग था। अब थर्ड जो था, इन्होंने क्या किया, ये जो माइस को इंजेक्ट किया यहाँ पे, ये कौन सा S3 को जो इंजेक्ट किया जा रहा है, इसको इन्होंने क्या किया, हिट और किल्ड कर दिया एक तरह से, ये इन्होंने किल्ड करके किया। तो जब किल्ड कर देंगे तो ये डिजीज काउज करने की क्षमता खो देगा और ये फिर से डिजीज नहीं होगा इसे। ये देखिए फिर से सर्वाइव कर गया यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने क्या किया फोर्थ में, कि यहाँ पे एक साथ दोनों को लिया, R2 और S3 को, और माइस के अंदर देखिए यहाँ R2 और प्लस S3 दोनों को एक साथ लिया यहाँ पे, और इसे क्या किया, थोड़ा हिट किया गया था भी। तो इसके बाद देखा गया कि यहाँ पे इस माइस को जब इंजेक्ट किया गया यहाँ पे, तो पता चला कि माइस जो था वो मर गया। देखिए यहाँ पे फिर से डेथ हुआ। अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो डेथ कैसे हुआ, एक्चुअली ये बताने में यहाँ पे एफ ग्रिफिथ क्या कर गए थे, फेल कर गए थे। यानी कॉज ऑफ डेथ ऑफ माइस ये यहाँ पे क्लियर नहीं कर सके कौन, एफ ग्रिफिथ। यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि आखिर मरा तो ये कैसे मरा, डेथ कैसे हुआ इसका, क्योंकि यहाँ दोनों एक साथ था ये। तो बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को कुछ साल बाद, यानी देखिए ये 27-28 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बाद में ये एक क्वेश्चन मार्क के रूप में रह गया, उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट लगभग कंप्लीट कर चुके थे ये, और थोड़ा सा इस पॉइंट को यहाँ पे क्लैरिफाई करना था जो उन्होंने यहाँ पे नहीं कर सका, कि यहाँ पे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा था। ये इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई, यानी कॉज ऑफ डेथ ऑफ माइस को क्लैरिफाई नहीं कर सके और फेल कर गए यहाँ पे बताने में। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट और आए, कुछ सालों बाद आए, जैसे हम लोग उसका नाम लेते हैं यहाँ पे, कि बाद में जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था एवरी। 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे ये,
एवरी, मैककार्टी और मैकलॉयड। इन्होंने 1944 को क्या हुआ, इसी इनकम्प्लीट एक तरह से कहेंगे इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया और बताया यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ ऑफ माइस को क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने ये। तो यहाँ पे फिर 3 साइंटिस्ट का नाम आया, एक एवरी, दूसरा मैककार्टी और तीसरा मैकलॉयड। यहाँ पे ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, प्रूफ किया। कब किया इन्होंने, तो 1944 को इस चीज़ को प्रूफ किया इन्होंने। अब देखिए इन्होंने कैसे प्रूफ किया कि कॉज ऑफ डेथ ऑफ माइस कैसे हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए इन्होंने सबसे पहले जैसे यहाँ पे R सेकेंड और क्या था प्लस S थर्ड को इन्होंने लिया था F ग्रिफिथ ने। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रोटीनेज नाम का एंजाइम डाला यहाँ पे। ये तो पता चला कि इसके अंदर जो RNA DNA सब कुछ होगा, यहाँ पे प्रोटीन भी होगा। तो पता चला यहाँ पे प्रोटीनेज डाला गया था, तो प्रोटीन था, RNA भी इसके अंदर होगा, DNA भी होगा। तो प्रोटीन का डेथ हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया होगा क्योंकि एंजाइम डाला गया था प्रोटीनेज। तो प्रोटीन इसके अंदर होगा, उसे क्या किया, डाइजेस्ट कर दिया होगा। तो बच कौन रहा होगा, RNA और DNA। जब इसे दिया गया तो पता चला कि इसे डेथ हो गया। किसा, माइस का। माइस क्या कर गया, डेथ कर गया। फिर इन्होंने सेकंड टाइम, यहीं पे हम क्लियर करते हैं ये, फिर इन्होंने सेकंड टाइम क्या किया, फिर से सेकंड टाइम इन्होंने RNase नाम का एंजाइम डाला यहाँ पे, ये RNase। तो इस बार कौन सा डेथ होगा, RNase। फिर से देखा गया तो माइस का क्या हो गया, डेथ हो गया ये। तो फिर इन्होंने तीसरा टाइम, थर्ड टाइम में क्या किया, DNase नाम का, यानी DNA को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम था उसे डाला गया। और जब DNA डाइजेस्ट कर गया तो ये दोनों क्या होंगे, क्योंकि प्रोटीनेज नहीं, एक एक करके डाला गया था, 1 बाय 1 डाल करके इन्होंने चेक किया था। तो इस बार किसका डेथ हुआ, डाइजेस्ट हुआ, DNA। जब DNA डाइजेस्ट हुआ तो पता चला कि जो ये माइस था उसका डेथ नहीं हुआ, यानी ये सरवाइव कर गया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये नोट किया यहाँ पे कि कहीं ना कहीं DNA जो था वो डेथ के लिए क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। अब यहाँ पे आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि DNA आखिर कैसे डेथ का हुआ। तो देखिए यहाँ पे जब दोनों को एक साथ इंक्यूबेट किया गया था, R सेकेंड प्लस S थर्ड को जब इसे हीट किया गया था तो इसका DNA जो था वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र हुआ। यानी एक्चुअल में यहाँ ऑर्गेनिज्म होगा जो, देखिए इसका DNA टूटा होगा और ये आकर किसके साथ, R सेकेंड के साथ ऐड हुआ होगा। और जब इसका देखिए इसी का DNA डिजीज काउज करता था और वो किसके साथ अटैच कर गया, R सेकेंड के साथ। इसलिए R सेकेंड बिकम्स कैसा, वायरुलेंट, जबकि पहले से नहीं था। जब इसका DNA इसके DNA के साथ अटैच कर गया तो क्या हो गया, ये वायरुलेंट हो गया। और इसका जो डेथ हो रहा था माइस का, जो ग्रिफिथ फेल कर चुके थे बताने में, तो वो किसके वजह से हो रहा था, वो R सेकेंड की वजह से हो रहा था। तो हम लोग इस चीज़ को 11th में भी पढ़ते हैं, वहाँ बैक्टीरिया वाली केस में, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब था, देखिए यहाँ बदलना। तो R सेकेंड जो हुआ ट्रांसफॉर्म कर गया, यानी पहले ये नॉन डिजीज कॉजिंग था, यानी नॉन वायरुलेंट था, अब क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया। तो इस चीज़ को वहाँ पे हम लोग का पर्पस है बताना, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये R सेकेंड जो हुआ दैट बिकम्स वायरुलेंट। तो यहाँ पे जो डेथ हो रहा था, जिसे फेल कर चुके थे, माइस का जो डेथ हो रहा था और F ग्रिफिथ जो फेल कर चुके थे बताने में, उसका मेन रीज़न था कि वो S थर्ड से नहीं मर रहा था, बल्कि वो R सेकेंड से मर रहा था। क्योंकि S थर्ड का DNA एक साथ इंक्यूबेट करने पे क्या हो गया था, ये R सेकेंड के पास ट्रांसफ़र हुआ टूट जाने के बाद, जिसे हिट किया गया था और ये इसके साथ जुड़ गया। और ये R सेकेंड जो था वो कहीं ना कहीं माइस को डेथ करवा रहा था। तो यहाँ पे वहाँ पे हम लोग पढ़ते इस चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, इसलिए हमने फिर से यहाँ पे क्लियर किया। तो यहाँ पे F ग्रिफिथ फेल किए थे, उस चीज़ को इन्होंने क्या किया, क्लैरिफाई कर दिया कि DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ माइस था। इसलिए DNA क्या कर रहा है, एक जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है ये। तो इस तरह से इन्होंने प्रूफ कर दिया कि हैंस DNA एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए जिस काम को ग्रिफिथ फेल कर गए थे, यानी कहीं ना कहीं कहेंगे थोड़ा चूक हुआ उनसे बताने में, उस चीज़ को पूरा किन्होंने किया एवरी, मैककार्टी और मैकलॉयड में। ये 27-28 में एक्सपेरिमेंट किए थे, जबकि ये 1944 को इस चीज़ को उन्होंने कंप्लीट किया। यानी उन्हीं का अधूरा काम को आगे प्रोसीड करके इन्होंने उनके जो फेलुअर था जिस पॉइंट पे, उसको उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया यहाँ पे ये। तो ये था यहाँ पे DNA एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। जबकि इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं हम लोग, जिन्होंने हर्शी एंड चेस ने भी इसको प्रूफ कहा, और आगे हम लोग देखेंगे हर्शी और चेस का भी एक्सपेरिमेंट। तो अगले वीडियो में हम लोग आएंगे फिर से DNA एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल,
हर्शी और चेस नाम के साइंटिस्ट ने भी प्रूफ किए और एनसीईआरटी उसे दिया है डिटेल में। तो हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में भी कैसे दिया है और उन्होंने कैसे प्रूफ किया इस चीज़ को। ये तो चलिए अब अगले वाली वीडियो में